हम लोगों के पास जो टीम है, कैंडिडेट्स है, उनके पास अभी कैंपेन के लिए उनको निकलना है, इसीलिए ओके, नो We are working from day to night. अभी जाना है अभी तो मैं इस बात से क्लोजिंग करूंगा कि आप जवाब नहीं देना चाहती। आई एम सॉरी। नहीं, ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं, जो आप करना है ना आप वही कीजिए। आप वही की बात पर हमने एक ज्वलंत सवाल पूछा था और उसके बाद ये जवाब देना नहीं चाहते हैं। दिल्ली का पारा इस वक्त 40 के पार है, शाम का समय है, माथे पर पसीना है और कुछ पसीना तो यहाँ भी ये लोग बहा रहे हैं। ये 3 चेहरे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हैं, नीतीश, मनीषा और मुंतहा। तीनों आईसा डीएसएफ के कैंडिडेट्स हैं और छात्र संघ चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। तीनों कैंडिडेट्स हैं। सबसे पहले नीतीश, हम आपके पास आते हैं। आपके पास एजेंडे के तौर पर क्या है? एजेंडा देखिए कि पिछले 2014 से जब भाजपा सरकार सत्ते में आई, केंद्र में सत्ते में आई, 2016 में उसने अपने एक पपेट मामी डाला को इस कैंपस में वाइस चांसलर बना के भेजा। 2015-16 के यूनियन में एबीवीपी का एक जॉइंट सेक्रेटरी सौरभ शर्मा चुनाव जीत के आता है और वो JNU-SU के प्लेटफॉर्म से जॉइंट सेक्रेटरी के नाम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो ये बोलता है कि JNU जो है वो मुफ्तखोरों का अड्डा है, JNU जो है राष्ट्र द्रोहियों का अड्डा है और इसको बंद कर देना चाहिए और #शटडाउन JNU करके पूरा एक कैंपेन चलाता है। JNU के स्टूडेंट उस वक्त रेजिस्टेंस करते हैं और ज़बरदस्त रेजिस्टेंस होता है, पूरे देश भर में होता है, इस कैंपस में होता है। वो उस वक्त थम जाता है, लेकिन अलग अलग तरीके से 2016 से लेके आज तक शटडाउन JNU इस कैंपस में रुका नहीं है, चाहे वो फैकल्टी रिक्रूटमेंट के तहत हो या इस कैंपस में एमफिल जो होता था उसको स्क्रैप करके हो, चाहे इस कैंपस में कंपलसरी अटेंडेंस की पॉलिसी ला करके हो, या 2019 में इस कैंपस में फ़ी हाइक किया गया उसके द्वारा हो, चाहे इस कैंपस में जिस प्रकार से RSS, BJP, ABVP के गुंडों को और उनके लोगों को आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे केवल फैकल्टी में रिक्रूटमेंट किया जा रहा है उसके चलते हो, या इस कैंपस में जिस प्रकार से पूरे देश भर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई और इस कैंपस में FIUP को थोप दिया गया है। 4 साल का बैचलर और 1 साल का मास्टर्स इस कैंपस में होने के लिए जा रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सस्टेन तरीके से जो यूनिवर्सिटी खुद भाजपा सरकार के द्वारा बनाई गई रैंकिंग में एक टॉप यूनिवर्सिटी है, एक प्रीमियर यूनिवर्सिटी है, उसकी रैंकिंग में JNU को लगातार जो एक फ़ंड मिलना चाहिए जिसके JNU हकदार है वो नहीं मिल करके फ़ंड कटौती हो रही है। इस कैंपस में इंफ्रास्ट्रक्चर की इशूज़ देख लीजिए आप। SL जैसा स्कूल जो एक बहुत बड़ा स्कूल है जिसमें 25 से 26 स्टूडेंट हैं, कोई एक डेडिकेटेड रीडिंग रूम नहीं है PhD स्कॉलर्स के लिए। लाइब्रेरी की सीटें पिछले कई सालों से बदली नहीं गई है, सही से पंखे नहीं चलते हैं, AC सारे जगह के ख़राब हैं। लेकिन यदि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जाएंगे, आप डीन के कमरे में जाएंगे, वाइस चांसलर के कमरे में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको अच्छी चाय भी मिलेगी और अच्छा AC भी मिलेगा, अच्छा पंखा भी मिलेगा, अच्छा सोफ़ा भी मिलेगा। तो ये जो पूरा एक मुद्दा है, साइंस के लैब में आप चले जाइए, स्टूडेंट्स के पास, सेंटर के पास फ़ंड नहीं है कि स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर सकें। यदि आप RSS के लोग हैं तो आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा तो वहाँ से आप पैसे लेकर के अपने स्टूडेंट के अंदर या लैब में रिसर्च करवा सकते हैं। लेकिन यदि आपकी आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ RSS BJP से नहीं मिलती है तो आपके पास कोई फ़ंड नहीं है, साइंस के लैब्स में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। PhD जो महिलाएं यहाँ पे कर रही हैं उसको चौथे साल में, पाँचवें साल में भी सिंगल सीटर अलॉट नहीं होता है। ये सारी समस्याएँ JNU की सबसे बड़ी समस्याएँ हैं और JNU का यही शटडाउन JNU कैंपेन जो ABVP के लोग, RSS के लोग, BJP के लोग 2015-16 में शुरू किए थे, वो अलग अलग तरीके से JNU को बर्बाद करने को और JNU को बंद करने के लिए लगातार चल रहे हैं। और हमारा पूरा का पूरा एजेंडा इसी ABVP RSS का शटडाउन JNU जो अलग अलग तरीके से इस कैंपस में हो रहा है उसके खिलाफ है। संघ के खिलाफ मुखर होकर के नीतीश बात कर रहे हैं। मनीषा, एक सवाल, संघ का ही संगठन माना जाता है ABVP, कहीं ना कहीं छोटा सा रूप है, तो वही विचारधारा, इस विचारधारा से इतना गुस्सा क्यों है आप लोगों को? देखिए, इस विचारधारा से इसलिए गुस्सा है कि मैं अपना एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ। जब मैं SIS की काउंसलर थी उस टाइम पे JNU में जो मार्जिनलाइज सेक्शन स्टूडेंट्स आते हैं, जो SC ST OBC से आते हैं, उनको किस तरीके से रोकने की कोशिश की, कैसे रोकने की कोशिश की? फ़ी हाइक जो है 300-400 से 60% जो है बढ़ाने की कोशिश की। अगर फ़ी हाइक 300-400% बढ़ेगा तो नुकसान किसका होगा? जो मार्जिनलाइज सेक्शन से स्टूडेंट्स आते हैं, जो फीस नहीं भर पाएंगे, वो तो ड्रॉप आउट उनको करना पड़ेगा, उनको वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। हम लोग किस लिए आते हैं JNU में पढ़ने मार्जिनलाइज सेक्शन से? इसलिए आते हैं ना, महिलाओं को लाखों रुपये दे के कौन पढ़ाएगा? अगर महिलाएँ आती हैं तो इसलिए आती हैं क्योंकि JNU का जो
है अफोर्डेबल फीस है। अगर उसी को फ़ी हाइक कर देंगे तो हम लोग जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में तो पढ़ने के लिए आए हैं तो नहीं पढ़ पाएंगे, अशोका यूनिवर्सिटी में जाके तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, लाखों फीस हम नहीं भर सकते हैं। हमारा वही है कि जब मैं फ़ी हाइक मूवमेंट को लीड कर रही थी एज ए एसआईएस काउंसलर, एसआईएस में पूरा जेएनयू कैंपस में हज़ारों स्टूडेंट्स जो है सड़कों पे आया, आपने देखा होगा किस तरीके से फ़ी हाइक के मूवमेंट जो 3 महीने तक फ़ी हाइक के खिलाफ मूवमेंट चला। और उसमें एबीवीपी के जो और आरएसएस के लोग हैं वो बाहर से, डीयू का एबीवीपी है, आरएसएस है, बाहर से आता है। 5 जनवरी 2020 का इंसिडेंट है, उस टाइम मैं यहीं पे थी, जो ये हमारा एरिया है 24/7 और साबरमती पे एक पीसफुल एक गैदरिंग था, पब्लिक मीटिंग चल रहा था, उसमें बाहर से 60-70 लोग आते हैं जो डीयू के एबीवीपी के होते हैं, आरएसएस के होते हैं, और वो अपने हाथ में लाठी और पत्थर लेके आते हैं। और हमारी जो पब्लिक मीटिंग थी, जो गैदरिंग थी, जो फ़ी हाइक के खिलाफ मूवमेंट है उसी का हिस्सा थी, उसको वो लोग किस तरीके से हमारा जो है हमारी आवाज़ दबाना चाहते हैं, हमारा जो है सर फोड़ा गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जितनी महिला साथी हैं उनका भी सर फोड़ा गया, मेरे भी पैर पे मारा गया, पत्थर चलाए गए। तो हमारा फ़ी हाइक के खिलाफ जो मूवमेंट था उसको रोकने की कोशिश की गई, लगातार एबीवीपी से कोशिश हुई है, और पता नहीं किस मिनिस्ट्री पे जाके ये लोग गए थे और कुछ % फ़ी हाइक भी इन्होंने करवा दी थी। मतलब ये बोला कि फ़ी हाइक तो रुक गई है, लेकिन रुकी नहीं थी, उन्होंने कुछ % जो है फ़ी हाइक करवाई, जो कि हम नहीं चाहते थे। हमने बोला नोट एंड इंच बैक, हमने बोला 1 भी % फ़ी हाइक नहीं होने देंगे, हमने एंश्योर किया और आखिर में ये हुआ भी। हमने जो भी 400% जो फ़ी हाइक हो रही थी हमने रुकवाया और एकदम रोल बैक करवा दिया कि कोई फ़ी हाइक नहीं होगी। इसीलिए हम एबीवीपी की विचारधारा, जिस तरीके से ये पूरा एडमिन और एबीवीपी का नेक्सस चलता है, उसके हम खिलाफ हैं। एक वक्त था कि जब जेएनयू से आवाज़ उठती थी तो उस आवाज़ को पूरे देश में सुना जाता था, लेकिन अब आरोप लगता है कि उस आवाज़ को दबाया जा रहा है और बड़ी कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा कि उस आवाज़ को दबाया जाए। आप ज़रूर सहमत होंगे, लेकिन कई लोगों से मैं बात करता हूँ, वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। आप इससे सहमति कितना रखते हैं? हेलो, आईड लाइक टू से कि अभी जो माहौल बन चुका है जब से ये बीजेपी सरकार आई है, तो ये जो रेजिस्टेंस का जो एक हमारा हमेशा जेएनयू में एक कल्चर रहा है, जब भी कुछ गलत होता है तो जेएनयू ही वो एक यूनिवर्सिटी है जहाँ से सबसे पहले आवाज़ उठाई जाती है किसी भी जो भी हमारे साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसके साथ। अब जैसे कि हम देखते हैं कि बीजेपी सरकार मैनव जैसा जो स्कॉलरशिप स्पेशली जो मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको पढ़ने के लिए जो स्कॉलरशिप दी जाती है उसको रोक दिया जाता है, ताकि जो मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो पढ़ाई ना कर सके, वो लोग उस माहौल में ना आ सके जहाँ पे वो लोग सीखें, लर्निंग कर सके और वो लोग एम्पावर हो सके। तो बेसिकली इस तरीके से हमारा जो पूरा रेजिस्टेंस का जो कल्चर है उसको दबाने की कोशिश करी ये पूरी सरकार, और यहाँ जो एबीवीपी और एडमिनिस्ट्रेशन का जो नेक्सस है वो बड़ा आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है, लेकिन छात्र संघ के चुनाव हैं। वाकई में आप मानते हैं कि इस चुनाव में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है? बिल्कुल भूमिका है। आप देखिए कि अभी जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनी है रेखा गुप्ता, जब जेएनयू में 2015-16 में शटडाउन जेएनयू कैंपेन चला था तो उनका क्लिप है, वो ये बोल रही हैं, उस वक्त वो सीएम नहीं बनी थी, लेकिन वो ये बोल रही है कि आरएसएस जेएनयू जो है वो मुफ्तखोरों का अड्डा है, राष्ट्रद्रोहियों का अड्डा है और इसको बंद कर देना चाहिए। तो आज वो भाजपा और वो एबीवीपी से जो है डूसू की प्रेसिडेंट चुनी गई थी, आरएसएस ताल्लुकात रखती हैं, आरएसएस की मेंबर हैं, बीजेपी की मेंबर हैं, आज दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बन गई है। और हम कतई नहीं मान सकते हैं कि जहाँ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और पिछले 10 साल से इस जेएनयू ने इस बात को साबित किया है कि तमाम जो जुल्म देश भर के दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, महिलाओं पे ढाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, और जेएनयू बिना झुके उन तमाम दबाए हुए शोषित वर्ग के साथ खड़ा रहा है, और इसीलिए जेएनयू उस अटैक का हिस्सा है, इसलिए जेएनयू पे लगातार अटैक किया जाता है। तो वो हर कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में अलग अलग तरीके से जो है एबीवीपी को जिताने की कोशिश करेंगे, और वही है, अगर एबीवीपी को पता है कि वो चुनाव नहीं जीतने जा रहा है, और इसी कारण से वो इसी के लोगों पे आज हमला किया, इसी के लोगों को मारा है, पीटा है, और वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए वो चुनाव को रुकवाने की बात करते हैं। एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित कर रही है। सरकार कहने का मतलब जब जब ये एबीवीपी का नाम ले रहे हैं या आरएसएस का नाम ले रहे हैं तो हम सरकार को ही उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। इतना बड़ा चुनाव है, इतना कुछ है यहाँ पर, जो मार्जिनलाइज सेक्शन की बात हो रही है कि महिलाएं कैसे आएंगी, बच्चे कैसे आएंगे, गरीब तबका कैसे पढ़ेगा, ये बात है। तो फ़ी हाइक तो आपके पास सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसके अलावे और क्या? देखिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि पीएचडी वाइवा जब हमारे यहाँ होता है कैंपस में, तो किस तरीके से पीएचडी वाइवा में मार्जिनलाइज सेक्शन से जो लोग आते हैं उनको किस तरीके से 30 में से 0 नंबर पीएचडी वाइवा के में
30 में से 0, 1, 2, 3 नंबर देके किस तरीके से रोकने की कोशिश की जाती है, उसके एकदम हम लोग लेफ्ट यूनाइटेड जो है खिलाफ है। हम चाहते हैं कि सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, ना कि उनके किसी भी जेंडर के बेस पे या कास्ट पे बेस पे या क्लास के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो कि लगातार जो एबीवीपी के लोग हैं उनको भी किस तरीके से एक पॉलिटिकल देख के कि ये एबीवीपी के लोग हैं, पॉलिटिकल आइडेंटिटी देख के किस तरीके से उनको स्पेशली उनका एडमिशन को एक करके पूरा ये प्रेफर किया जाता है। तो उसके एकदम हम खिलाफ हैं कि आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे वो वाइस चांसलर से लेके पूरा प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्यूक आप देख लीजिए, हर जगह पे एबीवीपी के जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं उनको भरा जा रहा है। सवाल सिस्टम पर उठ रहे हैं, लेकिन ये कोई पहली बार तो नहीं है। जब किसी और की सरकार थी तो उस ज़माने में भी इस तरह की चीज़ें होती थी। देखिए, हमेशा से इस तरीके का जो कल्चर रहा है वो जो हमारे यंग प्रोग्रेसिव वॉइसेस है उसको दबाने की कोशिश की गई है। पर अभी जब से ये 2014 से ये जो सरकार आई है और उसने जिस तरीके से हमारे पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी और पूरे जो यूथ है उसको डरा और धमका के जिस तरीके से रखा गया है, जहाँ पे कैंपस के अंदर से भी स्टूडेंट्स जब कभी कुछ किसी चीज़ के लिए बोलते हैं तो वो या तो उनके ऊपर फ़ाइन लगा दिया जाता है या तो उनको इतना डराया धमकाया जाता है कि वो कभी कुछ बोल नहीं पाते हैं। और ये स्पेशली 2014 के बाद से ही देखा गया है। और हमारे कैंपस में अगर आप एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे हमारा स्टूडेंट नजीब अचानक से वो पूरे कैंपस से ही उसके हॉस्टल से ही गायब हो गया। तो इसी तरीके से जैसे हम लोग जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, तो जब हम लोग इस तरीके के पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि हमारा जो हमारा जो कैंपस उसमें ये इक्वालिटी और डेमोक्रेसी वाला स्पेस बना रहे, तो हमारी भी जो फैमिली होती है, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, वो हमें मना करते हैं कि इस सब में मत आओ, वरना तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, अपने करियर में कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा भी वही हाल होगा। तो ये तो आप देख रहे कि कब से चल रहा है। बिल्कुल। नीतीश, सवाल एक छोटा सा सवाल और है, चूँकि जेएनयू बहुत बड़ा संस्थान है और हर किसी की इच्छा है कि लोग यहाँ पढ़ने हैं और यहाँ की आवाज़, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, कि पूरे देश में सुनी भी जाती है। वक्फ कानून अभी बना है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी उसको लेकर के हो रही है। आपका नज़रिया क्या है उसको लेकर के, चूँकि हम जानना चाहते हैं और देश को बताना चाहते हैं कि जेएनयू के स्टूडेंट्स उसके बारे में क्या सोचते हैं। बिल्कुल, जब वक्फ कानून जिस वक्त पार्लियामेंट में पास हुआ, अलग अलग संगठनों ने इस कैंपस में, आइसा ने, डीएसएफ ने और भी जो बाकी संगठन थे उसका विरोध किए। जो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें खुद जो जेएनयू प्रेसिडेंट धनंजय थे वो गए, अपनी बात रखे, और हम लोग बिल्कुल इसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध करने के जो कारण है वो बहुत ही ये कारण है कि आप जिस तरीके से जो ज़मीनें हैं, जो ज़मीन का पूरा मसला है, अब देखिए कि देश में जब कानून लाया गया कि ज़मीनों का वितरण होगा, जो ज़मींदारी एबॉलिशन एक्ट था, तो सरकार उस पर काम नहीं कर पाई। अब अलग अलग तरीके से अलग अलग कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए पहले ये बोला गया कि मुसलमानों के पास या जो वक्फ के पास है बहुत सारी ज़मीनें हैं और उस ज़मीन को बांटना चाहिए। तो उसके पहले आपको ये दिमाग में क्यों नहीं आया कि जब ज़मींदारी एबॉलिशन एक्ट लाया और वो जब फेल हुआ, तो जो हज़ार एकड़ के सामंत बैठे हुए हैं अलग अलग गाँव में, तो उनकी ज़मीनों को पहले क्यों नहीं बांटा जा रहा है? या अडानी अंबानी जो यहाँ पे पूरे देश के संसाधनों पे इकट्ठा कर लिए हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है? लेकिन अलग अलग तरीके से जब से भाजपा सरकार आई है, मुसलमानों को, महिलाओं को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को, जहाँ भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको अलग अलग कानून से ला करके इसको दबाने हमला। और यहाँ से बिल्कुल वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है उसका हम लोग विरोध करते हैं। और आने वाले वक्त में आइसा बतौर एक छात्र संगठन और बतौर वामपंथ जो पूरा एक धरा है यहाँ पे, वो एक मजबूत यूनिटी बना करके देश में जो वक्फ के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश हो रही है उसमें हम लोग सहभागिता दे रहे हैं अपनी, और उसके खिलाफ हम लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि बात वक्फ की हो रही है, तो मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हुआ वो सही है। हाँ, थोड़ा कैंपेन के लिए जाना है। एक मुर्शिदाबाद पर बस जवाब अरे दीजिए। क्या I'm जवाब? not going to stop। नहीं, छोड़। अभी जाना है, अभी तो मैं इस बात से क्लोजिंग करूंगा कि आप जवाब नहीं देना चाहते। आई एम सॉरी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपको नहीं, जो आप करना है ना आप वही कीजिए। नहीं, अभी निकलना है, इसीलिए अब मैं हमारा- पहले ही आपके साथ अच्छा, यहाँ पे not जो an लोग issue। थे, उनको बोल दिया हमने- था कि हम लोगों को अभी निकलना है। इनके पास 2 मिनट का भी वक्त नहीं बचा है, चूँकि मुर्शिदाबाद पर हमने एक ज्वलंत सवाल पूछा था और उसके बाद ये जवाब देना नहीं चाहते हैं। और क्या कहें इस बारे में, चूँकि हम चाहते हैं कि इनकी आवाज़ पूरे देश में सुनी जाए, इनका जो विचार है वो पूरे देश। अब 9 बजे आइए, हम लोग इसका जवाब जरूर देंगे। ये कह रही हैं कि 9 बजे का वेट कर रहे हैं, अभी 7:30 कैंपेन है, लगभग। हम लोगों के पास जो टीम है, कैंडिडेट्स है, उनके पास अभी कैंपेन के लिए उनको निकलना है, इसीलिए We have a proper schedule for it. ओके, नो We are working from day to night for this.
ओके, थैंक यू। ये इनके पास कैंपेन का बात कह रहे हैं कि वो कैंपेन करने जा रही है, इसलिए अभी वक्त नहीं बचा है, लेकिन फ़िलहाल जेएनयू कैंपस में है और इंतज़ार हमें उनका जवाब का होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर वो आज न कल तो वो जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी आवाज़ पूरा देश सुनना चाहता है। आप देख रहे हैं ONOG न्यूज़। अगर आपके पास भी कोई सवाल, कोई सुझाव, तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। तब तक देखते रहिए वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़। धन्यवाद।